आपसे कभी पूछ सकता है एज एमसीक्यू में कि हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या हु इज, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका बच्चों नाम पता होना चाहिए। हमारे जो सर है ना, जिनका नाम है जो फ्रेडरिक विस्लो टेलर, यही इनका नाम को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जितने सारे जो बच्चों प्रिंसिपल है ना, वो रात को ऐसे सो गए और सुबह उठ गए, मुझे प्रिंसिपल याद आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब है जिसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया गया है, जिसे प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया है। समझ रहे क्या है? इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और परिणाम अगर आपके फेवर में ना आए, कोई दिक्कत नहीं, परिणाम भले आपके फेवर में ना आए, लेकिन तजुर्बा आपके फेवर में जरूर है। को भाई तो एक ही बंदा स्कोर कर रहा है और बाकी सारे बंदे क्या उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। इस पूरी टीम में खाली एक ही बंदा खाली क्या कर रहा है, स्कोर कर रहा है, एक ही बंदा लगा रहा है। इससे क्या होगा, अब बाकी लोगों की जो दूसरी अपोजिशन टीम होगी वो उसकी चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई बस एक को टारगेट करो, बाकी टीम तो वैसे हरा ले जाएंगे। इसलिए जब पूरी टीम मिलकर काम करती है, पूरी टीम अकेले एक साथ जुड़ के काम करती है ना, तो वो गोल और टीम के साथ जो जीत जाती है। देखिए मैं आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको एक एक बात याद आए, और जब एक बात याद आएगी तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप रिटन लिखना शुरू करेंगे, तो आपको ये सारी बातों का आपको ढेर सारी एक्सप्रेशन लिखने का मौका मिलेगा। जितना बढ़िया एक्सप्रेशन लिखेंगे कॉपी चेक करने वाले का माइंड आपको देख सकते हो, तो मन करेगा भाई 100 तो वही मुझे बस इससे थोड़ा बढ़ा देंगे, ये आप देखिए मेरे चीज। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉम्बैट हब में। बच्चों हम लोग कल की वीडियो में, मतलब अभी आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 वीडियो जो ऑलरेडी आ चुका है, उसमें हम लोगों ने समझा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। क्या है प्रिंसिपल भाई जिसमें हम लोगों ने समझा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली में हमारे और आपके लिए, मतलब एज अ मैनेजर और एज अ एम्प्लॉय, भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए वो कैसे बेनिफिशियल है। अब प्रिंसिपल का मतलब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्या होता है, सिद्धांत। मतलब भाई आपने मुझे कोई अपनी अच्छी सी राय दे दी और मैंने क्या किया, उसे अपने कंपनी में इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है, और उससे आने वाला जो इफेक्ट होगा अगर वो मेरे लिए पॉजिटिव में चला गया तो भाई आपका दिया गया राय हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों ना, कि बेसिकली देखो बहुत सारे जो मैनेजर्स होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन जो चलाने वाले होते हैं, देखिए कोई बंदा न्यू फील्ड मार्केट में भी अपने आप को एंटर किया, अब उसे नहीं पता कि भाई मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, कस्टमर को किन चीज़ों को किस तरीके से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, नहीं होते, वो तमाम तरीके की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो बच्चों पता है होता क्या है कि पर्टिकुलर किसी गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों होना चाहिए। ये आपको अच्छे से आप एग्री भी करते हैं, आप लोगों ने पहले वीडियो में से पढ़ा भी है। लेकिन बच्चों जो हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। बच्चों ये प्रिंसिपल्स होता क्या है, देखो प्रिंसिपल का मतलब ये होता है सिद्धांत हो गया, मतलब एक प्रॉपर जनरल गाइडलाइंस फॉर दी मैनेजर्स। एक्चुअली में बनाई गई तो ये मैनेजर्स के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इसका प्रयोग, इसका जो यूज होगा वो हम हर जगह पे कर सकते हैं। अब हर जगह पे सर करने का मतलब क्या होता है, हर जगह मतलब सर आप घर पे हो, हॉस्पिटल में हो, कोई फ्रेंचाइजी कंपनी में हो, कोई एनजीओ में हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, भाई मैनेजमेंट तो जरूरी है। घर पे आपकी मम्मा मैनेजमेंट कर रही है, पापा फाइनेंस को मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो है सर वो मैनेजमेंट को ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो भाई आपकी कंपनी में कोई मैनेजर है और कंपनी ऐसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या हो रहा है भाई कि कंपनी को हो सकता है सक्सेस न मिल पा रही हो, या कंपनी फेलियर जा रही हो, या एम्प्लॉय जो बार बार छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या तरीकों से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों देखो हम लोग के बिजनेस स्टडीज में ना चैप्टर नंबर 2 जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली 2 लोगों के बारे में बताया गया। एक बताया गया हेनरी फ्यूल साहब के बारे में। हेनरी फ्यूल साहब कौन थे भाई, देखो हेनरी फ्यूल साहब के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उनकी वीडियो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में, मतलब FW टेलर। बच्चों इन्होंने क्या किया था पता है, इन्होंने साइंटिफिक रूल्स देने की बात की थी। इन्होंने कहा था भाई जो प्रिंसिपल तुम इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो साइंटिफिक हो, वो तौर तरीके वाले हो। भाई आपके पास बहुत सारे काम है, लेकिन बहुत सारे काम किस तरीके से कंप्लीट होंगे, तो छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया जाए। भाई एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, टॉप लेवल के एम्प्लॉय से बात करना चाहता, मिलना चाहता, कैसे मिलेगा, तो भाई वो मिल पाएगा इसी रीज़न से कि भाई वहाँ पे क्या होंगे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है भाई वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। हम किससे ऑर्डर लेंगे, हम किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, तो ये बेसिकली जितनी सारी चीज़ें हैं ना वो सब इसी के अंदर आती हैं। तो FW टेलर का बस मानना ये था कि भाई हर चीज़ों को प्रिंसिपल के तरीके से, मतलब साइंटिफिक तरीके से माना जाए। इसका नहीं कि आपके मन मिजाज में कुछ भी आ गया, आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया था उसके हिसाब से अभी इंप्लीमेंट कर लो। भाई ठीक है, पहले की सिचुएशन और थी, आज की सिचुएशन कुछ और हो गई है, तो हम उसके हिसाब से तो चेंज करेंगे ना। समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बस बच्चों आइए बिना कुछ बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में, जो बेसिकली FW टेलर साहब ने दिया था। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं।
देखिए बच्चों, अब इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, इनका नाम देखो बच्चों क्या है, आप कुछ इसको आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए मैंडेटरी भी है, जरूरी भी है, मतलब एक रीड पॉइंट है। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले भाई किसी के बारे में जान जाए तो उसको थोड़ा पढ़ने का, समझने का आनंद अलग ही आ जाता है ना। भाई पूरा नाम क्या था भैया का, इसको हम लोग ऐसे यहाँ कर लेते हैं। चलिए, भैया का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। जन्म कब हुआ था भैया, 20 मार्च 1856 को, और सर वो भगवान के पास चले गए, यूएसए में ही थे, जन्म इनका यूएसए में हुआ था, और इनकी जो कहानी खत्म हुई वो भी ऑलरेडी यूएसए में ही हो गई थी, ठीक है। इनका बेटा, इनको समझिएगा, आपसे कभी पूछ सकता है एज ए एमसीक्यू में कि हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या हु इज, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका बच्चों नाम पता होना चाहिए। हमारे जो सर है ना, जिनका नाम है जब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, यही इनका नाम को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इनको टाइटल दिया गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये जनक है, फादर मतलब जनक हो गया, उनको बात कही जाती है। क्या इनकी कुछ लाइफ थी बच्चों, देखो वेल्दी अमेरिकन फैमिली से बिलोंग भी कर रहे थे। इनिशियली प्लान किया स्टडी करने के लिए लॉ से, लेकिन वो शिफ्ट हो गए एज अ पुअर आईसाइट की वजह से। फिर करियर उन्होंने स्टार्ट किया एज ए अप्रेंटिसशिप, एज अ मैकेनिकल वर्कशॉप की दुकान में काम करना शुरू किया। फिर एक तरीके से इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में एज अ वर्कर ज्वाइन किया। बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते चले गए, तो एज अ चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर ऑलरेडी वो अपॉइंट हो गए। फिर ऑब्जर्व किया गया, उनके वर्कर्स इनएफिशिएंसी को देखा गया, तो इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स बनाना शुरू कर दिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। भाई अब मैं बॉस हूं, तो मैं हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी में क्या करूंगा, अपने एम्प्लॉय को जज करूंगा। जज करने का मतलब बच्चों ये नहीं, उनको सुपरवाइज करूंगा। सुपरवाइज मतलब ये हो गया कि भाई मैं उन्हें देखूं तो भाई कि वो कितना प्रोडक्टिविटी उनके अंदर है, एफिशिएंसी उनके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई अगर अंदर आपके अंदर अगर एफिशिएंसी नहीं होगी तो हमारा कम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करता है। तो क्या हुआ कि भाई साहब भी हमारे क्या थे, एज इन्होंने एज ए इंजीनियरिंग काम, मतलब एज ए इंजीनियर, नॉर्मली चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे थे, तो इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, कि उनके अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। मैंने कल बताया था आप लोग उसके फीचर्स के बारे में कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट, ये जितने सारे जो बच्चों प्रिंसिपल है ना, वो रात को ऐसे सो गए और सुबह उठ गए, अरे मुझे तो प्रिंसिपल याद आ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब है जिसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया गया है, जिसे प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया है। समझ रहे हैं क्या है ये, उसके बारे में बात हो रही है। आगे चलें, चलिए इनके कुछ कंट्रीब्यूशन से बच्चों देखिए, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, जो एक सिस्टमैटिक क्या है, स्टडी ऑफ वर्क है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, इसके लिए इन्होंने कुछ सिस्टमैटिकली स्टडी किया, डेवलप किया इन्होंने टाइम स्टडी के बारे में, कुछ टूल्स के बारे में जो स्टैंडर्ड लेवल्स के थे, कुछ साइंटिफिक सिलेक्शंस और वर्कर्स के बारे में, भाई कंपनी में किस तरीके से वर्कर्स को अपॉइंट किया जाए। और इनका इन्होंने क्या लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में इन्होंने इसको पब्लिश किया, यानी लिखा, एक कहानी लिखी। अब इसके ही बेस पे बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो FW टेलर के बारे में यहीं से कहानी शुरू होती है। तो आइए अब वन बाय वन समझते हैं इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक बात बताऊं, अगर जिंदगी में कुछ कमाल करने की सोच रहे हैं ना, क्या अगर आप जिंदगी में कुछ कमाल मतलब कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं ना, तो आपके पास क्या परिणाम आ रहे हैं उससे डरिए मत। परिणाम भले आपके पक्ष में ना आए, लेकिन तजुर्बा आपके पक्ष में जरूर आएगा। ये जो फेवर है ना, तजुर्बा, एक्सपीरियंस जो होता है, वो आपके पक्ष में आएगा। तो क्या आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। कितने सर हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंटर्स हमारे पास अवेलेबल थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फेलियर हो गए, लेकिन तजुर्बा तो आया। तजुर्बा क्या चीज़ आया कि सर दुनिया में ऐसी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे इन चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और परिणाम अगर आपके फेवर में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। परिणाम भले आपके फेवर में ना आए, लेकिन तजुर्बा आपके फेवर में जरूर आएगा। दुनिया आपको हरा सकती है, ठीक है, लेकिन आपको कहते हैं दुनिया आपको पीछे कर सकती है, दुनिया आपको हरा सकती है, तमाम कर सकती है, लेकिन सर तजुर्बा उससे कौन छीन पाएगा, उससे आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पहला पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में समझ लीजिए क्या है। देखो बच्चों, साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किए थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने।
इनका एक मैनेजमेंट थ्योरी थी, ठीक है। इन्होंने एक सिस्टमैटिकली और एक साइंटिफिकली अप्रोच दिया था जिसमें हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा हम सारे अपने एम को अचीव कर लें। एक वन बेस्ट वे, मतलब हमारे पास किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करने का एक बेटर तरीका होना चाहिए। एंड टू परफॉर्म अ टास्क बाय रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब, मतलब कहा था कि भाई जो आपके पुराने बेस पे जो बनाए गए हैं, पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे जो बनाए गए हैं, उसको हम अगर अभी इंप्लीमेंट कर लें। रूल ऑफ थंब मतलब हो गया भाई मैंने जो कह दिया उसके हिसाब से काम करो, मैंने तो 10 साल पहले मैंने ऐसे ही काम किया था तो ये काम ऐसे हो पाया, नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करना, बल्कि इन्होंने कहा कि साइंटिफिकली अप्रोच बनाओ। मतलब अगर आपकी कंपनी में लग रहा है कि सिचुएशन ऐसा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल हो सकती है, तो हम उस सिचुएशन को हैंडल करें, न कि अपने मैनेजर से बार बार पूछें भैया कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए साइंटिफिकली अप्रोच करिए, नॉट रूल ऑफ थंब के बारे में बात करिए। तो आइए इन्होंने को डिटरमाइन किया बच्चों, कुछ मेथड्स के बारे में देखिए कौन कौन से। बेसिकली 4 मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं इनमें। पहला पढ़ते हैं बच्चों साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के बारे में। दूसरा बच्चों हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है। तीसरा है बच्चों कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। एंड चौथा हमारे पास है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग पहला पढ़ते हैं अपने साइंटिफिक रूल्स के बारे में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला प्रिंसिपल कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ठीक है। तो ये एक अलग ही मोमेंट पे क्रिएट करेगा, लेकिन इसको बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि ये भाई साहब अंगूठा क्यों दिखा रहे हैं। इनका दिखाने का मतलब ये हुआ कि भाई जो मैं एज अ मैनेजर हूँ और मैं जो कह रहा हूँ मेरे कंपनी में जो काम करना है वही काम तुम्हें करना होगा, ठीक है। मतलब बस मैंने कहा कि क्या काम होगा, हाँ मैंने जो कहा वही काम करना आपको होगा। तो भाई यहाँ पे जो टेलर साहब इनसे थोड़ा सा बातचीत नहीं करना चाहते। इनका कहना मतलब भैया कि आप इसके बारे में देखो। किसके बारे में बच्चों? साइंस के बारे में, इस रूल ऑफ थंब के बारे में नहीं। मतलब आपने पहले क्या किया था। अब सोचो बच्चों कि एक समय में क्या हुआ कि कुछ समय पहले, अब लोगों के पास पहले क्या होता था कि किसी को अगर सांप काट ले तो लोग क्या करते थे, झाड़ फूक करते थे, कराते थे, उसमें कई तरीके से जान चली भी जाती थी और कुछ कुछ केसेस में जान बच भी जाती थी, ठीक है। अब आज की डेट में सेम अगर वही कंडीशन, अगर किसी भी XYZ पर्सन को अगर कोई सांप काट ले तो क्या करेंगे? झाड़ फूक कराएंगे? इंतजार करेंगे उसके मरने का? नहीं करेंगे ना। हमारे पास साइंटिफिकली तरीका हमारा क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप तुरंत उस बंदे को लीजिए, अपने अगल बगल किसी भी एक बढ़िया हॉस्पिटल के पास जाइए, तुरंत जाकर उसका चेकअप कराइए कि उसकी जान बच सके। तो ये जो साइंटिफिक जो रूल्स का जो पहला जो नेचर जो हम लोग को ऑलरेडी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नॉर्मली तरीके से बेसिस कर रहा है बच्चों कि द प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एम्फेसाइज करता है कि रिप्लेसिंग गेस वर्क एंड ट्रेडिशनल मेथड्स विद साइंटिफिक एनालिसिस। तो पर्टिकुलर आज की डेट में क्या होगा कि हम जब भी किसी प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हैं अपने पर्टिकुलर लाइफ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, साइंटिफिकली अप्रोच करना पड़ेगा, न कि वो अप्रोच जो आपके बॉस ने पहले कहा हुआ है। भाई मैंने तो सर 10 साल पहले ये कहा था कि भाई ठीक किसी को सांप काटे तो भाई इसे झाड़ फूक करा लो, ऐसे कर लो तो आपकी जान बच जाएगी। भाई इस केसेस में तो 2 केस हो सकते हैं ना, जान बच भी सकती है, नहीं भी। लेकिन क्या आज के ट्रेडिशनल जमाने में क्या इसको पॉसिबल कर पाएंगे? नहीं। क्यों? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज हम डॉक्टर के पास तुरंत जा सकते हैं। ये हमारा अप्रोच कहता है। तो क्या कहा हुआ है कि टेलर साहब का मानना था कि साइंटिफिकली अप्रोच करिए, नॉट रूल ऑफ थंब। अब समझिएगा, द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गट फीलिंग। अब आपकी गट फीलिंग कुछ कह रही है, आपने पास्ट में कुछ प्रैक्टिस किया था कि भाई मैंने उस समय एक आइडिया बनाया हुआ था, उस आइडिया के हिसाब से तो भाई मेरी कंपनी सक्सेस हो गई थी, ठीक है। भाई कोविड के पहले का जमाना हमारा सारा देखा जाए तो एक तरीके से दूसरा था, और आज के समय में जो हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, जो कस्टमर के एक्सपीरियंस है, जो टेस्ट है, फैशन है, ट्रेंड है, ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं ना। अब हम सोचे सर कि 10 साल पहले हम तो ऐसे बिजनेस करते थे, तो भाई 10 साल पहले हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कहाँ अवेलेबल थे? एक बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास चल रही थी। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्रोच करने का बस एक छोटा सा रीजन खाली क्या आता है कि इनका बस कहना कि बच्चों आप उस वैल्यू को डिटरमाइन करिए, आप उस वैल्यू को अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करिए जो साइंटिफिकली अप्रोच करता हो, ना कि आपके कोई गट फीलिंग आपकी कहती हो अरे नहीं मेरा मन ऐसा कर रहा है, पता है ऐसा करेंगे तो ये चीजें मुझे ऐसी मिल जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आइए तो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव अप्रोच एंड दिस प्रिंसिपल इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन फ्रेडरिक टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक बार पूछेगा कभी कभी आपको, हो सकता है एमसीक्यू में, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FW टेलर। तो FW का पूरा नाम होगा बच्चों फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड समझिएगा
कि मैनेजमेंट क्या है, थियरी है जो सर एम कर रहा है, उसका एम मतलब उसके लक्ष्य क्या है कि इंप्रूव करें अपनी प्रोडक्टिविटी को और रिड्यूस करें सर उन स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेसेस को जो आपके साइंटिफिक स्टडी के अप्रोच से वर्क न मेल खा रहे हो। या समझिएगा, अगर आपको साइंटिफिकली अप्रोच कवर करना होगा तो आपको उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे आपकी कंपनी के गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। इफेक्टिवली मतलब जो रिजल्ट आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करके दे, एफिशिएंटली मतलब वही रिजल्ट आपको मिनिमम टाइम में ऑब्जर्व करके दे दे। अब भाई विराट कोहली क्रिकेट खेलने गए, 100 बॉल पे 100 रन बना करके आ गए, वो इफेक्टिव है। लेकिन वही 100 रन उन्होंने 50 बॉल्स पे कवर करके आ गए, भाई टीम के लिए 50 बॉल बचा ली, वो एफिशिएंट हो गए। तो टारगेट तो 100 का ही था ना, अचीव तो कर लिया। ये क्या है, सेम ये प्रोसीजर है। तो याद रखिएगा, इस प्रिंसिपल में क्या समझ रहे हैं कि साइंटिफिकली अप्रोच को ज्यादा फोकस करना होगा, न कि उस वैल्यू को जो आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहा हो या तो आपके किसी रूल ऑफ थंब को फोकस कर रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए बच्चों, तब देखते हैं हम लोग हैं अपना सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये हार्मनी क्या है भाई, तो देखो FW टेलर ने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हैं तो दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन ना समझें, बल्कि एक हार्मनी क्रिएट करके रखें। हार्मनी मतलब होता है बच्चों सामंजस्य बैठा के रखना, हम आपको माने आप हमें मान लो। एंड नॉट डिस्कॉर्ड मतलब कोई कला कलेश वाली बातें ना होने पाए, हम आपको डायमंड्स ना समझें, होता है ना वो राक्षस, वो थोड़ा सा वो इनेमी टाइप्स का, वो ना समझने की कोशिश करें। क्या करें, मतलब एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक फ्रूटफुल रिलेशन होने चाहिए, इससे कंपनी का गोल अचीव होता है। भाई मान लो कोई कंपनी है और कंपनी में किसी तरीके का कोई मशीनरी खराब हो गई। अब मशीनरी खराब हुई तो जो एम्प्लॉयर था उसने एम्प्लॉय के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, तुम लोग ध्यान से नहीं देते हो, अच्छे तरीके से मशीनरी चेकअप नहीं करते हो, नहीं काम करते हो, नहीं करने आता। और एम्प्लॉय क्या बोलता है, वो एम्प्लॉयर को कहता है सर कि उन्होंने अच्छे तरीके से मशीनरी अवेलेबल नहीं कराई थी, जो काम दिया था उसे अच्छे तरीके से टारगेट भी नहीं दिया था बढ़िया तरीके का, तो क्या हुआ सर, हमारे सब फेलियर हो गए। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अपना फॉल्ट दे रहे हैं ना, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो टेलर साहब ने साफ साफ इंसिस्ट किया था क्या, इज अ प्रिंसिपल फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने दिया था। और इनका क्या था कि वो एक तरीके से नीड फॉर पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में बच्चों, वर्कर्स के बीच में। देखो आपको पता है ये जो हमारे पास कौन होता है, एक होते हैं वर्कर्स जिनके ऊपर पूरी पूरी कंपनी होती है, ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारे पास कौन होता है, एक होता है हमारे पास सर मैनेजमेंट। कौन होता है, मैनेजमेंट होता है। अब भाई देखो पर्टिकुलर क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, एक अच्छे खासे गुड रिलेशन होने चाहिए। हम आपको अच्छा समझें, आप हमें अच्छा समझो। साइंटिफिकली अप्रोच यही कहता है ना कि भाई एक देखो, अगर आपको कोई एक पेंसिल दिया जाए तोड़ने के लिए, आप यूं पकड़ेंगे कट्टे से तोड़ देंगे, इसको नहीं तोड़ रहा हूं फिलहाल, ठीक है, नहीं तो भरना पड़ जाएगा। दूसरा आता हूं, दो पेंसिल लिया, थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा लगेगी ना तोड़ने में, लेकिन टूटेगा। 3 मेहनत और ज्यादा, हल्का सा क्या पता टूटे ना टूटे, लेकिन टूटेगा। और जैसे जैसे ज्यादा आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो यूनिटी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे क्या होगा बच्चों, आप तोड़ नहीं पाओगे। तो यूनिटी में क्या होती है, पावर होती है। आई बस में तो समझिएगा क्या करना है, तो मतलब भाई कि कंपनी में वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में एक फ्रूटफुल रिलेशन होने चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब जहां पे एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलें, एक दूसरे को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके चलें कि कंपनी अपने गोल को क्या कर ले, प्रॉपर तरीके से अचीव कर ले। ठीक है बच्चों, आप एग्जाम्पल देखो, लिखा भी है क्या कि एक फैक्ट्री थी, एक मशीन ब्रेक हो गई, डाउन हुआ, तो इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट ब्लेमिंग द वर्कर्स और वर्कर्स ब्लेमिंग द मैनेजमेंट। अब भाई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है और दूसरा वाला बंदा पहले को ब्लेम कर रहा है, इससे क्या होगा बच्चों, तो इसको हटा करके बल्कि दोनों साइड्स को क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए और फिक्स करना चाहिए जो भी हमारे प्रोडक्शंस ऑलरेडी क्या हो, फिर से वो रिज्यूम हो जाए। अब ये नहीं कि भाई तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया, तुम कह रहे हो हम नहीं किया, हम कह रहे तुम नहीं किए हो, ऐसे क्या होगा, हमारे गोल अचीव ही नहीं हो पाएंगे। तो भाई काम करना क्या होगा कि हमें इस गोल को प्रॉपर तरीके से अचीव करने के लिए क्या करना, भाई दोनों आओ मिलकर काम करते हैं, चलते हैं कृष्ण सुदामा बन करके आगे बढ़ते हैं। आए बस में पद बड़ा कि पैसा, तो लोग कहते हैं भाई पैसा बड़ा, कोई कहता है पद बड़ा। क्यों भाई, पद तो सुदामा का भी सबसे ज़्यादा बड़ा था। सुदामा जी क्या थे, जब आए द्वार पर तो जो द्वारिकाधीश थे सर वो दौड़ते हुए आए नंगे पांव, आपने देखा होगा, सुना भी होगा उनके बारे में, दोस्ती की लाज रखी ना, दौड़ते हुए, बस ये पता लगने के बाद कि द्वार पे कौन आया, एक गरीब सुदामा आया है। भाई ये तो उनके सलाहकारों का कहना था कि भाई गरीब है, दौड़ते हुए कृष्ण पहुंचे क्या कि भाई सुदामा आया, तुरंत दौड़ते हुए बिना राज पाठ त्याग, पैसा था ना,
प्रतिष्ठा थी ना, मान था ना, खत्म हो गया। और सुदामा कौन थे? एक गरीब निर्धन ब्राह्मण। तुरंत आए और लेकर कहाँ बैठे? अपने राजगद्दी पर उनको बैठा दिया। और कृष्ण कहाँ बैठ गए? उनके चरणों के पास बैठ गए। लगे अपने आंखों के अश्रुओं से क्या करने लगे? उनके पगों को लगे पखारने। रीजन क्या हुआ बच्चों? समझ रहे हैं? तो कभी कभी जिंदगी में पद मायने रखता है और कभी कभी जिंदगी में पैसा मायने रखता है। तो पद और पैसा अगर दोनों में अगर प्रॉपर बैलेंस हो जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। दोस्ती के नाम याद आते हैं तो पहले कृष्ण सुदामा नाम याद आता है ना। चीज़ें क्या हैं कि समझिएगा कि एक प्रॉपर तरीके से किसी कंपनी या किसी फर्म को आगे चलाने के लिए ना एक रिक्वायरमेंट, एक बैलेंस होना जरूरी है। तो भाई कोऑपरेटिव जो पद पे बैठा है, जो बंदा एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, तो भाई दोनों को प्रॉपर तरीके से कोऑपरेटिव होना चाहिए जो कंपनी के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सके? अचीव कर सके। आइए तीसरी तरफ पढ़ते हैं बच्चों। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। लिखा बच्चों थर्ड नंबर पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड नंबर पॉइंट कह रहा है कि सर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब सर कोऑपरेट करके चलिए, क्यों अपने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में ना सोचिए। ये देख रहे हैं मिले साथ मेरा तुम्हारा, तो वैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा है, लेकिन भाई मिले साथ हमारा तुम्हारा अगर रहे, जन्म जन्म का साथ है, ठीक है। अगर एक साथ मिल करके अगर वो सब लोग मिलकर काम करें तो कंपनी सर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। एक यूनिटी, एक ताकत होती है ना, तो उस चीज तक आगे तक बढ़ने का जो मेन प्रोसीजर है सर वो यहाँ पे शुरू होता है। क्या कहता है समझिएगा कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एम्फेसाइज करता है सर टीम वर्क के बारे में। भाई ये काम किसने किया? मैंने किया। ये काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। आगे कंपनी कौन लेके जा रहा है? मैं लेके जा रहा हूं। भाई जहां पे आई जहां मैं रहूंगा वहां सर कहानी खत्म हो जाएगी। पढ़ता हूँ ना, जब मैं था तब हरी नहीं, जब अब हरी है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये वही वाली कहानी सर। मैं मतलब सर केवल बस मैं ही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है सर। आई को रिप्लेस करिए। क्या करना होगा? आई रिप्लेस करिए किसके साथ? वी के संग रिप्लेस करिए। ये कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं बच्चों ना, कुछ क्या बेसिकली सारे प्रिंसिपल डिपेंडेंट ही। एक तरीके से हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल बनाए थे, सब वैसे मुझसे मिले जुले हैं। क्या कह रहा है कि आप जहां पे टीम वर्क के बारे में बात कर रहे हो और कोलैबोरेशंस के बारे में बात करो, बेटा वो ये कोलैब नहीं है जो इंस्टाग्राम वाला है। यहाँ पे कोलैब कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोलैब का मतलब भाई एक साथ मिल करके कि यूनिटी में कंपनी के गोल को पहले आगे रखो, फिर आपका अपना पर्सनल गोल। कंपनी का गोल अचीव होगा तो आपके पर्सनल गोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? अचीव हो जाएंगे। भाई इंजन हमारा बढ़िया होना चाहिए ना ट्रेन का। अब ट्रेन के हमारे इंजन है, अगर उसमें बढ़िया तरीके से डीजल भरे हैं, चलाने वाला अगर बढ़िया तरीके से है, तो जहां तक इंजन जाएगी सर उसके सटे हुए जितने डिब्बे हैं वो भी क्या होंगे? उसके पीछे 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 चले जाएंगे। तो बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच की बात है बच्चों। और क्या करना है? सजेस्ट दैट बोथ ग्रुप शुड वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करें, रिकॉग्नाइज करें इंटरडिपेंडेंस। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल के सक्सेस के लिए। अब देखो समझो, एक बास्केटबॉल था जिसमें एक प्लेयर माइट मेक एन अमेजिंग सोलो एफर्ट लगा रहा है स्कोर में, बट दैट प्ले इज ऑफन दैट रिजल्ट ऑफ टीम वर्क विद अदर प्लेयर्स सेटिंग स्क्रीन्स, पासिंग एंड क्रिएटिंग एज अपॉर्चुनिटीज। अब देखो भाई केवल एक ही बंदा स्कोर कर रहा है और बाकी सारे बंदे क्या उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, कि उस पूरी टीम में खाली एक ही बंदा खाली क्या कर रहा है? स्कोर कर रहा है, एक ही बंदा लगा रहा है। इससे क्या होगा? अब बाकी लोगों की जो दूसरी जो अपोजिशन टीम होगी वो क्या, उसके चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई बस एक को टारगेट करो, बाकी टीम तो वैसे ही हरा ले जाएंगे। इसलिए जब पूरी टीम मिलकर काम करती है, पूरी टीम अकेले एक साथ जुड़ के काम करती है ना, तो वो गोल और वो टीम हमेशा क्या होती है? जीत जाती है। तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में एज अ कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इंडिविजुअल की नहीं। यहाँ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में न सोच करके कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में समझें। आइए 4th नंबर वीडियो बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4th क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है भाई सर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। भाई मौका तो दीजिए अपने एम्प्लॉय को लर्न करने का, ट्रेनिंग देने का, उनको सीखने का, उनके स्किल्स को डेवलप करने का, एजुकेट करने का, एक्सपीरियंस कमाने का। भाई तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। हम बन के क्या करेंगे? मैंने कल आपको एक मैं आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में भी मैंने कहा था, क्या कहा था कि भाई कंपनी के अगर हम बॉस बन जा रहे हैं, ठीक है बॉस हैं, देखिए हम महान बन के क्या करेंगे? अपने आसपास के इन्वायरमेंट को महान बनाओ ना, क्योंकि कंपनी तो उनसे ही चलनी है। भाई हम तो उनको सैलरी पेमेंट कर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को आगे लेके जाने का जो मेन प्रोसीजर होता है बच्चों, वो कौन होता है? वो एम्प्लॉय होता है। अब क्या करना है समझिएगा, एवरी वर्कर शुड गेट द चांस टू लर्न, ग्रो and work at their highest potential so that both they and the organization benefits। किसके लिए काम करें? ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स के लिए। सोचिए एम्प्लॉय लर्नर बढ़िया होगा, ट्रेनर बढ़िया हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। फायदा किसको? कंपनी को। यही टेलर साहब बार बार समझा रहे हैं क्या कि ईच एंड एवरी वर्कर क्या होना चाहिए? जितने भी हमारे जो वर्कर्स हैं
हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यही FW टेलर सब क्या समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया कि देखो अपनी कंपनी में क्या करना हो, ईच एंड एवरी पर्सन, जितने सारे पर्सन उनको मौका दो, उनको सिखाओ, उनको सीखना चाहिए कि इससे क्या हो हमारी कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर सके। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, इससे क्या होगा भाई, वो हेल्प होगी एम्प्लॉय की, उनकी स्किल्स इंप्रूव होंगे और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अब सोचो अगर वर्कर का ग्रोथ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा, राइट है ना भाई। ग्रोथ वर्कर का हुआ तो भाई काम किससे हो रहा है, वर्कर से तो हो रहा है, तो वर्कर टू ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्रोथ ऑफ वर्कर्स ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस इक्वल टू। आइए, तो इससे क्या होता है बच्चों, लीड्स होती है, प्रॉस्पेरिटी करते हैं बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए, तो दोनों के लिए काम है भाई। समझिए एक वर्कर है जो ट्रेंड है और लेटेस्ट मशीनरी ऑपरेट करना है, तो दे कैन प्रोड्यूस मोर इन लेस टाइम, तो विच इंक्रीजेज देयर अर्निंग्स एंड द कंपनीज प्रॉफिट। अब कोई ऐसा बंदा है जिसने एक ट्रेनिंग लिया प्रॉपर तरीके से नई मशीनरी को चलाने का, ठीक है, और नए तरीके से कंपनी को आगे डेवलप करने का, इससे क्या होगा, तो भाई ये होगा सर कि मिनिमम टाइमिंग में हम मैक्सिमम आउटपुट कर पाएंगे, तो अपने स्किल्स का, अपने ट्रेनिंग का फायदा कहीं ना कहीं तो उठा पाएंगे, ये वही चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पे मेन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक बेसिक पे जो FW टेलर के हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको एक एक बात याद आए, और जब एक बात याद आएगी तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, जब आप रिटर्न लिखना शुरू करेंगे तो आपको ये सारी बातों से आपको ढेर सारी एक्सप्लेनेशन लिखने का मौका मिलेगा। जितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन लिखेंगे सर, कॉपी चेक करने वाले का माइंड आपको देख के सर बिल्कुल बस मन करेगा भाई 100 में से तो भाई बंदे को 80 में से थोड़ा बढ़ा करके 85 दे देते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट्स है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बच्चों देखिए क्या है ना, इसके संग संग में कुछ साइंटिफिक, ठीक है, हम लोगों के पास टेक्निक्स दिए गए हैं। अब ये टेक्निक्स भी किसने दिया हुआ भाई, हमारे जो टेलर साहब थे उन्होंने दिया हुआ था। तो आइए तब उनके बारे में पढ़ते हैं, टेक्निक्स के बारे में, और कोशिश करते हैं जानने की सर टेक्निक्स क्या है। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आइए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब बच्चों देखो पहला क्या है, एज अ फंक्शनल फोरमैनशिप। ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, देखो क्या होता है ना कि पर्टिकुलर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो दोनों डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए कुछ बॉसेस को बना दिया गया है। अब ये जो फोरमैन्स होता है आपको अच्छे से याद होगा कि जब मैं आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, बता रहा था, उसमें जो 3rd लेवल जो होता है ना, लेवल लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, ये वही वाले बंदे हैं। ये फंक्शनल फोरमैनशिप है तो भाई एम्प्लॉय के बॉस ही होते हैं, क्योंकि इनसे जस्ट ऊपर का लेवल भाई साहब होते हैं। क्या है समझिएगा, इट्स अ टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द फोरमैन्स रोल इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कुछ फंक्शंस को स्पेशलाइज कवर करने के लिए फोरमैन्स को डिवाइड किया जाता है। अब एक सिंगल जो फोरमैन होगा वो सर सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएगा ना भाई। एक ही बंदा मशीन भी देखे, एक बंदा उसका रिपेयरिंग भी देखे, फाइनेंस भी देखे, इंस्पेक्शन भी देखे, क्वालिटी भी देखे, क्वांटिटी भी देखे, नहीं हो पाएगा। तो टेलर साहब ने क्या किया भाई कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए टोटल 8 क्लर्क्स बना दिए गए, 8 क्लर्क बना दिए गए, 8 फोरमैन आप कह लीजिए, तो 8 इनको इंचार्ज बना दिया गया। तो 2 तरीके से पहले बात वर्क करते हैं। क्या क्या करता है भैया, पहला जो 4 थे बच्चों उनको रखा गया प्लानिंग के अंडर में, और जो 4 थे उनको रखा गया प्रोडक्शन के अंडर में। इससे क्या होगा, जो क्या करेंगे ये वर्कर्स को गाइड करेंगे और एक स्पेसिफिक एरियाज के लिए अप्रोच करेंगे और एक्सपर्टाइज की उनको वैल्यू मिलेगी। क्या क्या है समझिए। पहला बच्चों देखिए प्लानिंग इंचार्ज। अब प्लानिंग में क्या होता है, हमारे भाई साहब होते हैं रूट क्लर्क, नाम से समझ में आ रहा होगा भाई, आपको ये सीक्वेंस बताएंगे, रास्ता बताएंगे, किस रास्ते पे कैसे चल के किस तरीके से वर्क को कंप्लीट करना होगा मिनिमम टाइमिंग में। सेकंड, भाई साहब का नाम क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये भाई साहब क्या करेंगे, आपको ये प्रॉपर और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट द वर्क। ठीक, भाई साहब का काम होगा। तीसरा क्या होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये सर एक टाइम स्टैंडर्ड चेंज कर देंगे। एग्जांपल की समझिएगा कि भाई अगर हमारे पास 20 वर्कर्स हैं, कितने बच्चों, हमारे पास 20 वर्कर्स हैं और उनको 10 गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में कम से कम उन्हें 30 मिनट लगने चाहिए। कितना लगने चाहिए, तो ऑलरेडी क्या हुआ, 30 मिनट में 10 गुड्स का प्रोडक्शन करना, ये कौन सेट कर रहा है, तो ये जो हमारे जो टाइम एंड जो कॉस्ट क्लर्क वाले भाई साहब है ना, फोरमैन वाले भाई साहब, ये वो करेंगे। एंड अगला कौन है, डिसिप्लिनरियन। ये क्या है सर, ये इन्फोर्स करते हैं रूल्स को देखना और भाई मेंटेनेंस। भाई डिसिप्लिन वाला बंदा नाम से समझ में आ रहा है सर, वो डिसिप्लिन का इंचार्ज है। वो देखेगा भाई जो काम जो टास्क दिया गया था प्रॉपर तरीके से ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये काम कौन करेगा, हमारे डिसिप्लिनरियन वाले भाई साहब करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप चारों याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछते भी हैं कभी कभी।
ठीक है, तो कौन कौन से हो गए फिर याद करेगा, रूट क्लर्क हो गए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो गए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हो गए, और कौन हो गया हमारे पास डिसिप्लिनरियन हो गए। ये किसके अंदर में आते हैं बच्चों, ये आते हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में। किसमें आएंगे, प्लानिंग इंचार्ज में। आइए सेकंड कौन है भाई, प्रोडक्शन। भाई एक तो प्लानिंग वाले इंचार्ज हो गए, इनका भाई साहब काम क्या हो गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट संभाल लिए। भाई अब सामान बनेगा भी तो, सामान बिकेगा भी तो, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 अलग तरीके से फोरमैन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्या किया पहले समझिएगा। पहला स्पीड बॉस, ये देखेंगे भाई कि जो वर्क ऑलरेडी टास्क दिया गया था वो समय पे कंप्लीट हो, ये इनकी जिम्मेदारी है। सेकंड क्या है, गैंग बॉस। अब गैंग बॉस मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 10 20 25 50 लोग मिलकर के चले किसी को पिटने, वो हिसाब किताब नहीं है। गैंग बॉस का मतलब साफ साफ ये हो गया सर, ये प्रिपेयर करेंगे कि प्रॉपर टूल्स एंड मशीनरी हमारे कंपनी में अवेलेबल है कि नहीं है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब नाम समझिए, अगला कौन है हमारे पास, रिपेयर बॉस। तो भाई नाम से समझ में आप गए होंगे कि रिपेयर बॉस कौन हो गया, वही जो हमारे फिलहाल जो गैंग बॉस थे वो मशीनरी ला के दे रहे थे, मशीनरी बिगड़ गई तो रिपेयर करने का हम रिपेयर बॉस करेंगे, समझ गए, और कि प्रॉपर तरीके से हमारा काम करता रहे। एंड अगला होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करते हैं, अब प्रोडक्शन हो रहा है तो गुड्स प्रॉपर तरीके से क्वालिटी बेसिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये काम कौन करेगा, हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं। जय हिंद जय भारत कहते हैं ना वो। चलिए बाद में भी बात करते रहेंगे, समझते रहेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। आप इसके पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पहला हमारे पास हो गया फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया, ठीक है। अब आइए सेकंड, देखिए ये चार्ट दिया गया था, इस चार्ट पेपर को भी आप तरीके देख सकते हैं अपने लिए। फैक्ट्री मैनेजर बच्चों देखिए 2 बनाया गया, पहला बनाया गया प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा बनाया गया हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज बन गए, ठीक है। और उसमें पहला कौन था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन बन गए। प्रोडक्शन में कौन हो गया, इसमें बॉस आते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर हो गए। तो ऑलरेडी तो इसके बारे में पढ़ ही लिया था, तो अगर इसके शॉट लेना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ तो लिया है पिछले बार में ही। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, ये क्या कहता है, ये कहता है सर कि एज अ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब वर्क हमारा क्या हो, स्टैंडर्ड हो, क्वालिटी बेसिस हो, और सबसे बड़ी बात क्या हो, सिंप्लीफाइड हो। मतलब जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, एग्जांपल के लिए समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई अगर वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं तो उन्हें हटा दीजिए। अगर इस वेस्टफुल एक्टिविटी हटा देंगे तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और स्टैंडर्ड मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो क्वालिटी के बेसिस पे काम करे, किस पे, क्वालिटी के बेसिस पे। तो क्वालिटी के बेसिस पे जो काम करना होगा वो भाई साहब यहीं पे काम करेंगे। अब समझिएगा क्या कह रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क आर 2 की टेक्निक्स इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। एमिंग क्या होता है सर, आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को लेकर के आना। स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व होता है सर जिसमें हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं, क्या, जिसमें सर हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क क्या होंगे, लाइक मटेरियल कैसे होंगे, प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस हमारी कैसी चल रही है, कंसिस्टेंसी हमारी जो ऑलरेडी क्वालिटी हमारी किस तरीके से मेजरमेंट की जा रही है, ये स्टैंडर्ड इससे मजबूत हमारा होगा। तो टेलर साहब ने कहा था भाई कि ऐसे टेक्निक को इस्तेमाल करो कि आपका जो वर्क हो, आपकी जो आउटपुट हो वो क्या हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल की हो। क्वालिटी से आप समझौता ना करिएगा, क्वांटिटी से समझौता कर लीजिए, 1-2 बिस्किट कम करेंगे चलिए कोई बात नहीं, क्वालिटी से समझौता करेंगे सर तो फिर आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, है ना। वो बार बार हम लोग कहते रहते हैं कि भाई बिना संघर्ष के महान कोई नहीं बनता, बिना संघर्ष के महान कोई नहीं बनता सर, पत्थर भी लाखों चोटों खाने के बाद ही भगवान बनता है। तो बस वही कहानी है सर, संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। आइए, एंड सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, फोकस करता है सर, एलिमिनेट करता है किसको, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को, या ऐसे किसी वेरिएशंस को जो प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, या ऐसा कोई प्रोसेसर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई ऑपरेशंस हो रही हैं जो क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा तरीके से कंपनी के लिए लॉस क्लियर कर रही हैं, उसको वेस्टफुल एक्टिविटीज हो गई हैं। तो ऐसे क्या होगा सर, ऐसे चीजों को हटा दीजिए, वर्क हमारा क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, और अचीव हम क्या करेंगे, अपने गोल को अपने ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेंगे। तो वर्क हमारा क्या हो बच्चों, स्टैंडर्ड हो, मतलब क्वालिटी बेसिस हो, और सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम कर दें, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखा है ना, देखिए लिखा है यहाँ पे, वर्क करिए स्मार्टर नॉट हार्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कहते हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि सर वर्क स्टडी। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टडी के बारे में मैंने स्टार्टिंग पहले बताया था ना कि एक मेथड स्टडी होती है, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वर्क स्टडी का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काम होते हैं, ठीक है, और एलिमिनेट करते हैं ऐसे वेस्ट
अननेसेसरी ऑपरेशंस के लिए हटाने के लिए। मतलब समझिए अगर ऐसी कोई वेस्टफुल एक्टिविटी है तो उसको हटा करके कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो कुछ स्टडी को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे समझिएगा, अब समझिए इसमें कितने लोग हैं। पहला बच्चों आता है हमारे पास मेथड स्टडी। अब मेथड मतलब आपके पास जीवन में, चाहे वो मैनेजर्स के लिए हो, चाहे कंपनी के लिए हो, चाहे वो आपकी लाइफ की बात हो, आपके पास हमेशा एक वन बेस्ट वे या वन बेस्ट मेथड होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसी भी आउटपुट को आउटकम निकालने का। अगर आपके पास एक बेस्ट वे है, एक मोस्ट एफिशिएंट वे है जहां पे आप वर्क को सिंपल कर ले रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं अपने वर्क प्रोसीजर को, तो बच्चों ये इन्वॉल्व करता है एग्जामिनिंग द स्टेप्स को देखेगा, सीक्वेंस देखेगा, टूल्स देखेगा, वर्क प्लेस देखेगा। इससे क्या होगी, आपकी टाइम सेव होगी। आप रिड्यूस फटीग, फटीग मतलब बच्चों होती है थकान। क्या होती है, आप जो थक जाते हैं ना काम लगातार करते करते, उसमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा एंड इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपके पास किसी भी वर्क को करने का अगर वन बेस्ट मेथड है या वन बेस्ट तरीका है, तो इसका मतलब क्या है सर, कि वो आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक वन बेस्ट मेथड हमेशा होना चाहिए कंपनी के गोल को सॉल्व करने के लिए। इससे क्या होगा बच्चों, समझिएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स क्या है। पहले आप किसी जॉब को सेट कर लीजिए, ठीक, फिर रिकॉर्ड करिए उसके डिटेल्स को, किस तरीके से उससे डन करना है। फिर एग्जामिन करिए हर स्टेप को, जो आपके पास अननेसेसरी मोमेंट्स हो रहे हैं या जिसकी वजह से डिलेज हो रही हैं, तो क्या करिए, आप एक मेथड को लेकर के आइए। इससे क्या हो, सिंपल हो, फास्टर हो और सेफर हो। इससे क्या करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे एक न्यू मेथड को, जिससे एक नया वर्क प्लेस में आप मतलब अपने नए वर्क प्लेस में एक नए मेथड को लेकर के आइए। और फिर क्या करेंगे, आप मेंटेन करिए उस नए मेथड्स को, जो रेगुलर व्यू के हिसाब से उसको देखते भी रहिए कि भाई हमने जो तरीका अपनाया उस तरीके से मेरा काम कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। भाई काम तो कराना है, लेकिन मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे करा पाएंगे, वो ये वाले भाई साहब देखेंगे। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या है, देख लीजिए। In the manufacturing company, workers take 10 minutes to assemble a part because tools are scattered in different locations. By rearranging the workbench so all tools are within aim series, the assembly time is reduced to 6 minutes per unit. So this saves time, reduces work fatigue and increase production. अब भाई कोई काम आप 10 से 15 मिनट में कर रहे हो, 20-20 मिनट में कर रहे हो, 25 मिनट में कर रहे हो, आइए मैं आपको एक अच्छा खासा मेथड बता देता हूँ। आइए मैं आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूँ, मैनर बताता हूँ किस तरीके से काम करना होगा। तो भाई स्मार्ट काम करो ना, हार्ड वर्क काम करने की क्या जरूरत है। आ रही बात समझ में। एक भाई साहब गए नदी किनारे पानी भरने के लिए, बहुत प्यास लगी थी, पानी लेकर के आए, तो जैसे ही आगे जा रहे थे तो वहां पे कुछ लोग मिले, बोले भाई हमको पानी प्यास पिला दो। लोगों भाई उस बंदे को लगा भाई क्या बात है, पानी पिलाऊंगा तो थोड़ा सा भाई मुझे पुण्य मिलेगा। अब पुण्य लेने के लिए भाई साहब लगे खुद पानी पिलाने। जब पानी तो खत्म हो गया, वापस फिर गए, जब दोबारा पानी भरा तो फिर वो आगे चले, आगे कुछ चलने के बाद फिर देखिए दोबारा कुछ और नए बंदे मिल गए। अब उनसे जाकर क्या बोला कि भाई अब पानी पिलाने चक्कर में सोचा भाई पुण्य और कमाऊंगा, फिर पहुंच गया भाई साहब, फिर वहां जाके लोगों को फिर पानी पिलाया। अब फिर क्या किया, फिर पानी खत्म हुआ, फिर वापस भरने गया। ऐसे तकरीबन 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार काम चलता चला गया। 7वें बार पहुंचे, एक साधु महात्मा पहुंचे। अब साधु महात्मा जब बैठे तो साधु महात्मा बोला बेटा पानी पिला दो। ये बोला भाई अब नहीं पिला पाऊंगा साहब, क्योंकि देखिए मैं लगातार 6 से 7 बार मैं सुबह से पानी भर भर के ला रहा हूँ, 12 मुझे रास्ते में कोई मिल जा रहा है और मैं उसे पानी पिला दे रहा हूँ, और फिर मेरा पानी खत्म हो जा रहा है, फिर भरने जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, अब मुझे नहीं हो पाएगा। तो साधु ने बोला बच्चा कि जो काम तुमने खुद किया है वो काम अगर तुम दूसरों को बता देते कि हाँ आगे कुछ दूरी पे जाने के बाद वहाँ पे आपको समुद्र मिल जाएगा, पानी का तालाब मिल जाएगा, पानी मिल जाएगी, तो तुम्हें शायद इतना थकना नहीं पड़ता। तो जरूरी नहीं है पानी पिलाना ही पड़े, पानी कहाँ मिलेगा उसका रास्ता ही बताना पुण्य का ही काम होता है। तो उस बंदे को समझ में आया कि भाई हाँ हम तो वर्क हार्ड कर रहे थे, लेकिन स्मार्ट वर्क तो यही था कि अगर कोई मुझसे पानी मांगने आया तो मैं उससे बता सकता था भाई कि आप थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ पानी आपको मिल जाएगा। समझ रहे बच्चों, कभी कभी जिंदगी में हम और आप कुछ काम ऐसे ही करते होते हैं। अपने आपके चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए, अपने आप को बेनिफिट देने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और हमेशा क्या होता है घाटा अपना होता है। कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा नाखुश व्यक्ति कौन होता है, जिंदगी में सबसे ज़्यादा नाखुश व्यक्ति कौन होता है सर, वही व्यक्ति होता है जो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। समझ रहे हैं, जो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है ना वो हमेशा नाखुश रहता है। इसीलिए कभी कभी बच्चों बेमतलबी बनना चाहिए, कभी कभी ना मतलबी बन जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलबी बन जाएंगे ना तो कभी कभी क्या होगी, दुनिया आपका सम्मान कर ही लेगी, लेकिन जब हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में रहते हैं तो हमेशा हम नाखुश हो जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। 3rd पॉइंट बच्चों हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ें। चलिए अगला बच्चों क्या है हमारे पास, टाइम स्टडी।
अब टाइम स्टडी क्या है, तो कोई सेकंड स्टडी कर रहा है। टाइम मतलब समय, समय के हिसाब से क्या है, तो टेलर साहब ने कहा था कि भाई हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए, जिसमें हमारे पास एक वेल ट्रेन्ड वर्कर हो जो अपने किसी टास्क को कंप्लीट कर सके एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, एक पर्टिकुलर किसी गोल को अचीव करने के लिए टाइम स्टैंडर्ड सेट कर दो। भाई मुझे 1000 यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है वो मुझे सर विद इन 1 मंथ चाहिए, तो भाई 1 महीने हमारा ये टारगेट सेट हो गया, तो एक प्रॉपर टाइम स्टडी है। अब ये 1000 जो यूनिट्स हम जो कर रहे हैं तो पर डे कितना करेंगे भाई, पर डे कम से कम 33 या 34 यूनिट्स का प्रोडक्शन हम कर सकें भाई, तभी तो जाकर के सर हमारा क्या होगा, जो गोल होगा वो अचीव हो पाएगा। अच्छा तो भाई ठीक है 34 33 ना भी करें तो एक मोटा मोटी भाई 30 ही मान लो, इंटू 30 करके चलो भाई 900 तक तो पहुंचे। अब बात समझ रहे हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि एक पर्टिकुलर किसी गोल को अचीव करने के लिए, अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एक आप प्लान वर्क शेड्यूल बना लीजिए और अवॉइड करिए डिलेस को। भाई मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम आउटपुट अचीव करेंगे तो कंपनी के गोल के लिए भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब क्या कहता है समझो, एक गारमेंट फैक्ट्री में मैनेजमेंट ऑब्जर्व करता है दैट एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को जो 20 मिनट लेता है, ठीक है, टू स्टिच करने में अ शर्ट अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, तो दिस बिकम द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट जॉब एंड प्रोडक्शन टारगेट आर सेट अकॉर्डिंगली। अब भाई कोई एक बंदा है जो सर खाली एक दिन में 10 गुड्स का प्रोडक्शन कर पा रहा है, तो भाई उसका जो आप जो टारगेट जो सेट करोगे वो इस 10 के हिसाब से करो ना। अगर कोई एक बंदा मान लीजिए मिस्टर ए हो गए, ठीक है, अब मिस्टर ए हो गए, अब ए मतलब कौन हो गया समझिएगा, अब ए मतलब सर हो गया मिस्टर अतुल, ठीक है। अभी जो अतुल जी हैं इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने मान लीजिए कि वो एक दिन में किसी 10 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब मुझे इनसे सारा काम निकलवाना होगा तो मुझे इनके लिए टाइम क्या सेटअप करना पड़ेगा। तो टेलर साहब ने कहा था भाई जिसका एक दिन में पर्टिकुलर वो कितने गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, 10 कर रहा है सर, ठीक है, 30 दिन का उसका टारगेट सेट कर दीजिए, तो उसको आपसे एक दिन में, अब एक महीने में कितना चाहिए यूनिट्स, 300 हो गया, तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया, ये उसके टाइम स्टडी हो गई। तो मतलब हर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, हर एक पर्सन की ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्टडी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है बच्चों, फटीग स्टडी। फटीग मतलब क्या होता है बच्चों, थकान। भाई हम आप कोई भी कंटिन्यूसली कोई भी काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी क्या होता है, पर्टिकुलर 2-3 पीरियड 4 पीरियड पढ़ाने के बाद आपको 15 मिनट या 20 मिनट का रेसेस मिलता है ना। अब ये मत कहिए नहीं मिलता सर, अब आप लंच लेके नहीं जाते, गलती आपकी है, लेकिन भाई स्कूल है तो भाई थोड़ा सा दयावान तो होता ही कि चलो भाई 15-20 मिनट का आपको रेसेस दे ही दिया जाए। इससे क्या होगा बच्चों, अब सोचिए कि अगर आपके पास टोटल 7 पीरियड की क्लास लगी है तो सर 4 पीरियड के बाद आपको 10 मिनट या 20 मिनट का रिसेस मिल जाएगा। फिर बाकी क्या करेंगे, बाकी की जो 3 पीरियड होंगे या जो 2 पीरियड होंगे उसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। अब कोई एक वर्कर है जो कोई ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी कंपनी में है, अब वो क्या कर रहा है कि वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब कंटिन्यूसली सर 9 घंटे के आप उसको ड्यूटी करा रहे हो तो भाई 9 घंटा क्या वो कंटिन्यू वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, थक जाएगा, एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, आपका गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम उसको प्रॉपर एक टाइम टू टाइम क्या करें, एक फटीग मतलब एक फटीग स्टडी करके दें, मतलब उसका टाइम ऑफ इंटरवल कर दें। रेस्ट ऑफ इंटरवल कहते हैं ना, रेस्ट ऑफ टाइम जो है, रेस्ट ऑफ इंटरवल हो गया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या है समझिएगा, टेलर साहब ने कहा था कि बच्चों पहले ये देखो कि एक पहले कितना अमाउंट और कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल होनी चाहिए, मतलब कितने देर का हो और कितने टाइमिंग का हो और कितना होना चाहिए, जिससे जितना वर्कर को दिया जाए और रिकवर किया जाए, जैसे वो मेंटल एंड फिजिकल उसकी जो टायर्डनेस है वो क्या जो वर्क के समय आ रही है वो खत्म हो जाए। भाई अब कंटिन्यूसली मुझे कहो कि 4 घंटा वीडियो बनाओ, भाई नहीं हो पाएगा। 2 घंटा वीडियो मैक्सिमम बना सकता हूँ, उसके बाद मुझे 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे के क्या चाहिए, एक इंटरवल चाहिए। 20 मिनट का हो सकता है मैं जाऊंगा कैफेटेरिया में जाके कॉफ़ी पी लिया मैंने, चाय पी ली, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं गया कॉफ़ी पिया, मैं बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त हो गया, नहीं भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट, अब आगे बढ़ना हूँ, वो क्या हो गया। तो भाई मुझे एक कोई फटीग स्टडी, ये भी एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक थी। इससे क्या होगा कि आइडिया कंटिन्यू करती है सर, वर्ड विदाउट रेस्ट रिड्यूसेस एफिशिएंसी। तो शॉर्ट प्लान करिए, ठीक है, ब्रेक्स करिए। अगर बीच बीच में अगर आप वर्कर्स को ब्रेक देते रहेंगे, बीच बीच में आप वर्कर्स को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट इंटरवल देना शुरू कर देंगे, इससे बंदा एफिशिएंट भी रहेगा और टायर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। देखिए समझिए, अन स्टील प्लांट वर्कर्स गेट टायर्ड आफ्टर ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी फॉर 2 आवर्स कंटिन्यूसली। तो मैनेजमेंट इंट्रोड्यूसेस 10 मिनट रेस्ट ब्रेक आफ्टर एवरी 2 आवर्स, दिस हेल्प रिड्यूस द फटीग। इससे क्या होगा, वो फटीग थकान कम हो रही है, गलतियां कम हो रही हैं और एक्सीडेंट्स भी जो हो रहे हैं। एक्सीडेंट मतलब ये नहीं कि गाड़ी लेकर के भिड़ गए, एक्सीडेंट मतलब ये हो गया कि जो किसी भी गुड्स को बनाने में हो सकता कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो समझिएगा अभी डिफाइन कैसे करेंगे। भाई हमारी कंपनी में, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है,
या आप ही मान लीजिए कि आप कंपनी के बॉस हैं, आपने अपने बॉस को ऑब्जर्व किया कि आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉई हैं और आप देख रहे हो कि जैसे वो सुबह 9 बजे बिल्कुल वो करेक्ट आ गए, और जैसे ही वो 9 बजे आए तो आपने क्या देखा कि भाई जैसे 9 बजे वो बंदे आ रहे हैं और 2 घंटा काम किए, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे जैसे उनकी तेजी 9 बजे थी वैसे 11 बजे नहीं लग रही है। इससे क्या लग रहा है कि आपको लगा 2 घंटे के बाद भाई बंदे जो हमारे बिल्कुल टायर्ड हो रहे हैं। तो क्या किया जाए, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि चलो भाई इनको एक ब्रेक देते हैं, आप सुन गए 10 मिनट 20 मिनट को ब्रेक दे दिया। फिर आप देखिए कि 2 घंटा बंदों ने फिर काम किया, फिर आपको लगा फिर बंदे थक रहे हैं, तो क्या किया आपने, एक डिसाइड एक प्लान बना लिया कि हर पर्टिकुलर 1-2 घंटे के बाद 10 मिनट का क्या बना दिया जाए, ब्रेक बना दिया जाए। ये क्या हो गया, ये रेस्ट ऑफ इंटरवल होगा। जब रेस्ट ऑफ इंटरवल हो जाएगा तो क्या होंगे बच्चों, मिस्टेक कम होंगे, थकान कम होगी, एक्सीडेंट कम होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए चलिए आगे देखिए क्या है बच्चों, मोशन स्टडी। अभी मोशन क्या है भाई, मोशन मतलब सर हो गई गति। भाई ये देखो पर्टिकुलर यहाँ पे जो टेलर साहब ने उन्होंने भी कहा था कि भाई कि कोई भी बंदा जो कंपनी में वर्क कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो कि ऐसी किसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा है कि जहां पे कंपनी की प्रोडक्टिविटी प्रॉपर तरीके से इंक्रीज नहीं हो पा रही है। क्या होगा, इन अ फैक्ट्री वर्किंग अ वर्कर हैज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जाता आता रहता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम लेता है, एफर्ट एंड कॉजेस, इसे फटीग थक जाता है। उसकी जो मूवमेंट्स पे आप हमेशा उसकी स्टडी करिए, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, क्या ऑब्जेक्ट रख रहा है, ठीक है, उसके सीटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन चेक करते रहिए, इज नॉन एज अ मोशन स्टडी। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें बच्चे बता रहा है कि वो एलिमिनेट कर रहा है, क्या समझिएगा, देखिए इस मोशन स्टडी में क्या बता रहा है कि वाइल वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जब फैक्ट्री में काम कर रहे होते तो अ वर्कर हैज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक प्लेस से अनदर पे जाता रहता है, ज़्यादा ज़्यादा टाइम लेता है, थकान भी उसको हो जाती है। ये स्टडी ऑफ मूवमेंट्स की बात की जा रही है, जहाँ पे लिफ्टिंग कर रहा है, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स रख रहा है, सीटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें होती रहती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी कहते हैं। तो कहना मतलब से जो अननेसेसरी मूवमेंट जो अभी कंपनी में हो रहे हैं ना वर्कर्स के बीच में, ठीक है, इससे क्या उनकी जो टाइम है, जो एनर्जी हो रही है, उसको सेव कर लो तो भाई, ठीक है, जो फैक्ट्री में जो वर्कर अननेसेसरी मूवमेंट्स उनको एलिमिनेट करो, हटाओ। जो ऐसी एक्टिविटी लग रही कि नहीं वो उनके लिए बिल्कुल एक फ्रूटफुल एक्टिविटी नहीं है, अननेसेसरी मूवमेंट लाइक एक्टिविटी, तो उसको वहां से हटा दो, रिमूव कर दो। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी आपका टाइम दोनों सेव हो जाएगा। प्रॉपर तरीके उनको ऑब्जर्व करते रहिए, भाई ऑब्जर्व करो, देखो कि कई बंदा ऐसा नहीं कि उसके पास प्रॉपर तरीके ट्रेनिंग नहीं है, इस वजह से काम नहीं कर पा रहा है, हो सकता है सर वो ज़्यादा थक गया होगा। इससे क्या किया, तो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, एनालिसिस करिए, इससे क्या होगा, कंपनी अपने गोल को इफेक्टिवली क्या कर लेगी, अचीव कर लेगी। उसके हिसाब से उसके तरीके से प्लान्स बना लीजिए, उसके हिसाब से अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना लीजिए और कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर लीजिए। मोशन गति प्रदान करना है भाई, मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करना है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा मोशन स्टडी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड मेथड आपके पास आ जाए, ठीक है, एफिशिएंटली क्या कर सकें, अपने काम कर सकें। तो देखिए लिखा हुआ है, इन अ शू फैक्ट्री अ वर्कर टेक्स एक्स्ट्रा स्टेप्स टू पिक अप मटेरियल फ्रॉम अ डिस्टेंस टेबल, so by placing the material next to the worker station and removing unneeded hand movements, the production time per pair of shoes is reduced। तो भाई देखो, अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्लेस लेकर के साथ में चलोगे, ओवरलोड लेके चलोगे तो काम कैसे हो पाएगा। हमें पता है कि सर अगर 5 लोग मिलकर के मेरी कंपनी के लिए 100 तरीके से गुड्स बना दे रहे हैं तो ये मेरे लिए 5 परफेक्ट हैं, इससे हमारी कंपनी काम कर रहा है। इनको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करिए, ठीक है, एनालिसिस करिए, ये देख लीजिए भाई कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर हो रहा है तो भाई इनके संग जो एक अननेसेसरी जो मोमेंट्स ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, जो बिलोंग कर रहे हैं, उसको वहां से रिड्यूस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कंपनी में मोशन आगे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए चलो भाई आओ। अगला बच्चों देखिए पॉइंट क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब साफ साफ ये कहता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की मजदूरी, सैलरी, वेतन क्या किया जाए, अलग अलग कर दो। अब अलग अलग कर दो भाई, कंपनी के एम्प्लॉय छोड़ के भाग गए तो नहीं भैया, ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसे कम थोड़े सबका कम कर दो, अलग अलग कर दो। मतलब जो स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस्ड है, उसकी सैलरी अलग कर दो। जो स्किल्ड, नॉलेजेबल, प्रोफेशनल नहीं है, तो उसको वो इफेक्टिव है, धीरे काम करना शुरू कर रहा है, उसकी सैलरी कम कर दो। जो आपकी कंपनी ज्यादा काम करके दे रहा है उसकी सैलरी बढ़ा दो। इससे क्या होगा, जो आपकी कंपनी ज्यादा काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, जो ट्रेन एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, भाई देखो फलाना बंदा तो भाग गया आगे बढ़ के, ट्रेनिंग लिया, हम भी ट्रेनिंग करेंगे, हम भी काम ज्यादा करेंगे, हमारी भी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इंसिस्ट किया गया था कि इस वेरियस सिस्टम में क्या किया, ये वर्कर्स के उनके रिवॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो वर्कर्स आर पेड एट डिफरेंट रेट्स पे काम करना चाहिए प्रोडक्शन में, भाई ठीक है, सबको सेट टारगेट सेट कर दो ना कि जो एफिशिएंट बंदे हैं उनकी सैलरी ज्यादा। देखो ये एफिशिएंट बंदा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, देखो यहाँ पे कोई वर्कर तो नहीं है, तो मान लीजिए ऐसे 1 2 3
अच्छा लग रहा है हंसते हुए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो ये भैया काम कम किए, सैलरी कम पाए। ये उससे थोड़ा बढ़िया काम किए, इनको सैलरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिल गई। लेकिन ये वाले भाई साहब कोई उससे भी बढ़िया काम कर दिए, वो क्या मिल गई, इनको सैलरी और बढ़िया मिल गई। मतलब जितना ज़्यादा आपकी कंपनी में क्या होंगे, एज अ एफिशिएंट वर्कर्स होंगे, क्या होंगे, ठीक, एफिशिएंट वर्कर आपकी कंपनी में जितना ज़्यादा होंगे उतना क्या होगा, उनकी सैलरी इंक्रीज करिए। जो इनएफिशिएंट बंदे होंगे उनकी सैलरी ऑलरेडी क्या कर दीजिए, वेजेस क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस मतलब कम कर दीजिए, पेमेंट थोड़ा कम कर दीजिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। अब करा इफ वर्कर्स मीट्स एंड और एक्सीड द स्टैंडर्ड दे आर पेड अ हायर रेट पर यूनिट। भाई ज्यादा हमको प्रोडक्शन करके दो, ज्यादा सैलरी लेकर के जाओ, कम प्रोडक्शन करके दो, कम सैलरी लेकर के जाओ, ना तुम हमारे ना हम तुम्हारे। ठीक है, एडवांटेज क्या है भैया, देखो समझो, एडवांटेज मतलब ये हो गया कंपनी के लिए भाई वो मोटिवेट करता है बाकी सारे वर्कर्स को कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। रिवॉर्ड मिलने के लिए बात आगे बढ़ती है, एक आइडल टाइम उनका रिड्यूस कर दीजिए, जो उनका एक फालतू जो टाइम बीत जाता है उसको कमी आ जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा वर्कर्स का ऑलरेडी कम हो जाएगा। पहली बात इसमें क्या होगा कि भाई एक तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करने वाले जो बंदे हमारे होंगे वो देख लेंगे भाई कि जिस बंदे को ज़्यादा सैलरी मिली क्योंकि ज़्यादा काम करके दे रहा है, हमें सैलरी कम मिल रही है, हमें कम पैसा मिल रहा है, काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी इंगेज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या है समझिएगा, अगला है हमारे पास मेंटल रिवॉल्यूशन। अब क्या भाई देखो, मेंटल रिवॉल्यूशन एक्चुअली में है क्या, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। ठीक है, कंपनी के बारे में, जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के बाद जो एक हार्मनी और डिस्कॉर्ड था, ये उसी से मिलता जुलता कहानी है। क्या कि सर एम्प्लॉय, मान लीजिए इनको एम्प्लॉय मान लिया जाए, ये हमारे हो गए एम्प्लॉय, कौन हो गया, ये देखो ये हमारे पास कौन हो गए, ये हमारे हो गए एम्प्लॉयर, मान लीजिए एम्प्लॉयर हो गया, और ये कौन हो गए, एम्प्लॉय हो गए। तो भाई इनके बीच में एक अच्छा खासा क्या हो, फ्रूटफुल रिलेशन हो। फ्रूटफुल मतलब सर ऐसा नहीं कि 1 किलो सेब दे दें और 2 किलो बनाना वहां से ले लें, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये इनके बारे में अच्छी बातें कर लें, ये भी कुछ इनके बारे में अच्छी बातें कर लें। ठीक है, ये ना सोचें कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको आप एम्प्लॉयर्स कह लीजिए। इससे क्या होगा, ये हो गया एम्प्लॉयर। ठीक है, और ये कौन हो गए, ये आपके पास हो गया एज एम्प्लॉय हो गए, कौन हो गया, एम्प्लॉय हो गए। तो इनको ये ना लगे कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं और ये काम कम कर रहे हैं, और इनको ये ना लगे कि इनको कम पैसा मिल रहा है और ये ज्यादा काम करा रहे हैं। तो एक दूसरे के बीच में क्या, एक मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब एक तरीके मेंटली फिजिकली हम क्या करें, बिल्कुल तरीके से ऑब्जर्व करें कि नहीं भैया हम दोनों मिल करके काम करेंगे, कोऑपरेट करके काम करेंगे, और अपने कंपनी के गोल को क्या कर लेंगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर लेंगे। आइए देखिए इसके बारे में पढ़िए फटाक से, और यह टॉपिक हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाने वाला है। रिक्वायर्स है सर यहाँ पे कोऑपरेशन करिए, इंस्टीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे लिए हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगी बच्चों, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी और प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करेगी। जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे के बारे में समझें, म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में बात करें, म्यूचुअल ट्रस्ट के बारे में डिस्कशन करें, रिमूव करें सर सस्पिशियस एंड मिसट्रस्ट को। भाई अगर हमारे आपके बीच में अगर कोई किसी तरीके का कोई गिला शिकवा है उसे दूर कर लें। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी, एक हायर वेजेस ऑफ आवर वर्कर्स के लिए, हायर के लिए प्रॉफिट काम देगा। तो भाई जितना ज्यादा आप मिलकर काम करेंगे उतना ज्यादा कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। एक तरीके से बस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का एक फ्रूटफुल जो रिलेशन है वो मेंटल रिवॉल्यूशन ही कहता है। भाई हमारे माइंड में कुछ आपके लिए गलत ना है, आपके माइंड में कुछ हमारे लिए गलत ना है। आई बात सुन बच्चों, चलिए अब देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे बढ़े फटाक से। चलिए आगे बढ़े बच्चों, देखिए अब क्या है, एक बहुत समय पहले बात कही गई थी, फिलहाल तो भी आप लोग का ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी खत्म कंप्लीट हो चुका है। एफडब्ल्यू टेलर के जो हमारे जो 4 प्रिंसिपल्स थे उनके संग जो उनकी टेक्निक्स थी ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कंप्लीट कर लिया हुआ है। हम जो अब आगे जो पढ़ने वाले बेटा, ये जो पार्ट नंबर 2 की वीडियो थी, इसमें हम लोग एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में देखें। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग के आने वाली होगी बच्चों, उसमें हम लोग समझेंगे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। और ये बच्चों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, आपके पीरियोडिक टेस्ट के हिसाब से, आपके प्री बोर्ड के हिसाब से, सबके हिसाब से। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से अपना खूब प्यार दीजिए, खूब लाइक, खूब शेयर, खूब कमेंट करिए, और जितना हो सके सर उतना एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जाते जाते बच्चों आपके लिए एक छोटा सा बात बस के लिए रहेगा, ठीक है, कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बच्चों आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए,
और जितना ज़्यादा हो सके खूब दबा के लाइक शेयर कमेंट करिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।